नमस्कार, आप देख रहे हैं सनसेट टीवी। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। अप्लाइड साइंस एक ऐसा विषय जिसका महत्व खाने की थाली में नमक के जैसा है, किसी अंक के पीछे लगने वाले शून्य के जैसा है जो किसी भी संख्या के साथ जुड़कर उसकी कीमत बदल देता है। बदलते समय के साथ अप्लाइड साइंस को इस्तेमाल करने का तरीका भी बदला है और साथ ही साथ इसका महत्व भी बढ़ा है। न्यू इंडिया डिबेट में आज समझने की कोशिश अप्लाइड साइंस का महत्व क्या है। जानेंगे देश के विकास में अप्लाइड साइंस कैसे रोजगार को बढ़ावा दे रहा है और भारत को आर्थिक रूप से मजबूत बना रहा है। दिल्ली विश्वविद्यालय से संबद्ध भास्कराचार्य कॉलेज ऑफ अप्लाइड साइंस से शुरुआत करते हैं न्यू इंडिया डिबेट की। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत न्यू इंडिया डिबेट में। और न्यू इंडिया डिबेट की शुरुआत में सबसे पहला सवाल मेरा आपसे, अप्लाइड साइंस का जो महत्व है उसको आप कैसे देखते हैं और आज के दौर में ये कितना ज़रूरी है? हमारी लाइफ में हम बेसिकली जो भी एक्टिविटीज़ करते हैं, या सपोज़ आप एस्केलेटर्स पे चढ़ते हैं, लिफ्ट में जाते हैं, देखते हैं कि कोई चीज़ कैसे बन रही है, वो सब अप्लाइड साइंस ही है। हमने जो भी थ्योरी में पढ़ा है उसे हम अप्लाइड साइंसेस में अप्लाई करते हैं। अप्लाइड साइंस और बेसिक साइंस में क्या अंतर है, इसको आप कैसे देखेंगे? सर, बेसिक साइंस होती है कि आपने कुछ पढ़ा, उसे समझा। हम वही चीज़ को अप्लाइड साइंस में पढ़ के, समझ के और अपने सामने करके देखते हैं। Basic science is the field of science which deals the knowledge with the research-oriented questions, whereas applied science is the field of science which uses the knowledge to solve the practical questions or the practical real-life problems. 11th-12th में सब पढ़ते हैं कि डीएनए क्या होता है, आरएनए क्या होता है। आज के ज़माने में कोरोना के दौर के बाद आप सबको पता है आरटीपीसीआर क्या होता है। तो एक आरटीपीसीआर एक उसी चीज़ की एप्लीकेशन है अप्लाइड साइंसेज की। कैसे हमने पीसीआर को मतलब एज अ टेक्निक लेके डीएनए एम्पलीफाई करके हमने कैसे कोरोना वायरस को डिटेक्ट किया। जो बेसिक साइंस होता है वो मतलब कि उसमें गेन को मतलब नॉलेज को गेन करते हैं, और अप्लाइड साइंस जो होता है उसमें जो नॉलेज हम गेन करते हैं उसको हम प्रैक्टिकली देखते हैं। एंटीजन एंटीबॉडीज़ का इंटरेक्शन होता है जी। लेकिन इन अप्लाइड साइंस वी यूज़ इट टू इन आवर डेली लाइफ टू फॉर ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड टाइपिंग, टू नो अवर व्हाट टाइप ऑफ ब्लड डू वी हैव। Caffeine in coffee affect our brain, but how to reduce its negative effect, it is taught by us by applied sciences. मैं समझना चाहूँगा कि कोरोना जैसी सिचुएशन में भारत जैसे देश में आपको लगता है अप्लाइड साइंस के महत्व को और ज़्यादा बढ़ा दिया है इस तरह की परिस्थितियों ने, और हम इस सिचुएशन में अप्लाइड साइंस का बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं और किया भी गया है, ऐसा मानते हैं आप लोग? आजकल की जो कंपनियां हैं वो सारा बायोटेक में फील्ड में उतर रही हैं। क्यों? क्योंकि उनकी ज़रूरत आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा हो गई है। इसी वजह से मुझे लगता है कि आने वाले टाइम पे बायोटेक्नोलॉजी और अप्लाइड साइंसेस बहुत ज़्यादा ही हेल्पफुल रहेगी हमारे फ्यूचर के लिए। ओके। मैं जिस कोर्स में हूँ उसका नाम माइक्रोबायोलॉजी है। ठीक है। तो माइक्रोबायोलॉजी में हम डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे बैक्टीरिया, वायरस, इन सब के बारे में पढ़ाई करते हैं और इन सब के ऊपर रिसर्च करते हैं, इन सब के ऊपर अलग अलग टेस्ट निकालते हैं कि इनको कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। एक्सेट्रा। तो जैसे कोरोना वायरस एक वायरस है, तो ये भी हमारे स्टडी के अंडर आता है कि हम इसको भी पढ़ें और इसके बारे में भी जानें। मेडिकल फील्ड आपको एज एट द एंड प्रोडक्ट होता है, आपके जो पेशेंट्स हैं उनके साथ आप देख रहे हैं, बट पीछे जो बैकडोर में जो रिसर्च चल रहा है, बैकडोर में जितना भी टेक्निक्स निकाले जा रहे हैं, वो माइक्रोबायोलॉजी और ऐसे डिफरेंट अप्लाइड साइंसेज के फील्ड से होता है। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इसमें। जैसा कि जब हमको पता चल गया किसी वायरस के बारे में और हम जान चुके हैं हम किसी मतलब उसमें आरएनए कैसा है, डीएनए कैसा है, हम सब कुछ जान चुके हैं किस तरह से उसके सिम्टम्स हैं। हमारे पास ऑलरेडी जो प्रेजेंट एग्जिस्टिंग ड्रग्स हैं या फिर कितनी भी दवाइयाँ हैं, उनके कुछ जो उनके इफेक्ट्स होते हैं, पॉजिटिव इफेक्ट्स, हम उनको कंबाइन करके कोई न्यू ड्रग डेवलप कर रहे हैं, या फिर हम ऑलरेडी कोई नई ड्रग बना रहे हैं इसके कम नेगेटिव इफेक्ट्स हो। जिस तरह से हम कोई भी वायरस है या कोई भी अपकमिंग बीमारी है, डिजीज़ है, उसको हम इरेडिकेट कर सकते हैं। अप्लाइड साइंस में जैसे बीएमएस, बायोटेक, इसमें क्या है कि सिम्टम्स को वो फाइंड कर लेते हैं कि कौन सा सिम्टम्स है, बट इसमें टेक्नोलॉजी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जैसे कि वो इलेक्ट्रॉनिक्स और फिजिक्स का कहीं ना कहीं उसमें काफ़ी रोल प्ले रहता है। जैसे मशीन, एक्सरेज वगैरह, जो भी थर्मामीटर जिससे फास्ट डिटेक्ट कर लेते हैं हम, वो इलेक्ट्रॉनिक्स उसमें कहीं ना कहीं काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। क्या विजन आपका रहा है अप्लाइड साइंस को एज अ करियर चुनने का? अप्लाइड साइंस से जब हम लेते हैं तो हम कंसेप्ट्स को, कोई भी चीज़ को हम खुद अपने हाथों से करके देख रहे हैं। Okay. सर, उससे उसकी प्रोबेबिलिटी, उसको हम सीखने की
मतलब हम कैसे सीख पाएंगे उसको, वो उसके चांसेस सर बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो सर मेन थीम यही था कि हमारी प्रैक्टिकल अप्रोच, प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी अप्लाइड साइंस को लेकर। मैं एक बहुत ही रीसेंट एग्जांपल देना चाहूँगा, कोरोना वैक्सीन। हम सब जानते हैं कि वैक्सीन इतनी सी बॉटल में आती है, करीब अब इस देश के हर एक व्यक्ति ने एक डोज तो लगा ही रखा होगा। अब आप उसको इंजेक्शन से निकालते हैं और आप अपनी शरीर में डाल रहे हैं। क्या आप में से किसी ने कभी सोचा नहीं उसमें है क्या जो हमें एक्चुअली कोरोना से बचाता है? हम तो इतनी पानी सी, उसमें हमें कुछ आग से तो दिखता नहीं, बट फिर भी वो पता नहीं कैसे हमें कोरोना से बचाता है। वो भी सबको नहीं, बट काफ़ी लोगों को हेल्प मिलती है उससे। तो हम ऐसे ही क्वेश्चंस टैकल करते हैं कि हम कैसे नया वैक्सीन, नई दवाई, नया टेक्नोलॉजी, नए टेस्टिंग किट्स वगैरह निकाले जाए, जिससे हम अपने आसपास की दिक्कतें सॉल्व कर पाए। When COVID first hit us, in the first couple of months, it was unclear as to what caused comorbidity, as to why that is why people were dying because of COVID. So over there, biostatistics played a very important role, since it helped us to narrow down which diseases, when occurring in conjunction with coronavirus, actually led to a greater percentage of deaths. So that is once again where applied sciences comes in. If we didn't have biostatistics, we wouldn't have been able to understand that people with respiratory disorders were already possessing a far more weak immune system, which allowed them to be afflicted with coronavirus far more easily. So that's one way how it has been used. आगे जो हमारा आने वाला फ्यूचर है वो पॉलीमर्स ही है, बिकॉज मेटल्स वगैरह बहुत हैवी होते हैं एंड फ्यूल्स वगैरह ज़्यादा रिन्यूएबल सोर्सेज नहीं है, तो पॉलीमर्स जो है वो हमारा फ्यूचर है। तो इसमें अप्लाइड साइंसेज बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जैसे हम छोटी सी घर में एक छोटी सी छोटी चीज़ है वो पॉलीमर से बनी हुई है, हर कोई चीज़ पॉलीमर से बनी हुई है। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि डे टू डे यूज़ बहुत ज़्यादा है अप्लाइड साइंसेज का। ठीक है, एक सवाल यहाँ ये भी बनता है कि अप्लाइड साइंस इंजीनियरिंग से अलग कैसे है? सर इंजीनियरिंग में हम प्रैक्टिकल नॉलेज को ज़्यादा अप्लाई कर रहे होते हैं, और जो अप्लाइड साइंसेज है उसमें हम जो थ्योरी पढ़ रहे होते हैं उसे हम रियल लाइफ में कैसे यूज़ करते हैं उसके बारे में ज़्यादा फोकस करते हैं। तो इसलिए जो इंजीनियरिंग का फील्ड होता है उसमें हम नॉर्मली ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी या फिर मशीनरी कैसे डेवलप होती है वो सब पे ज़्यादा फोकस करते हैं। अप्लाइड साइंसेज में हम रिसर्च भी कर सकते हैं, जिसमें हमें पता चल सकता है कि क्या न्यू टेक्नोलॉजीज़ बन सकती है, क्या न्यू सॉफ्टवेयर बन सकते हैं, डिवाइसेस, हार्डवेयर, सब हम अप्लाइड साइंसेज में कवर कर सकते हैं। इंजीनियरिंग जो है वो है डेवलपमेंट पे ज़्यादा फोकस करती है, वेदर जो अप्लाइड साइंसेस है ये रिसर्च और डेवलपमेंट पे फोकस करती है। सो ये ब्रॉडर फील्ड है, इसके अंदर डेवलपमेंट भी होता है और रिसर्च भी होता है अप्लाइड साइंसेस के अंदर। फॉर एग्जांपल इंजीनियरिंग में हम कोई मैकेनिकल कोई इक्विपमेंट बना रहे हैं, कोई डिवाइस बना रहे हैं, बट उसके अंदर जो साइंस है वो अप्लाइड साइंसेस के अंदर इन्वॉल्व होती है कि हमें इक्विपमेंट जो बनाना है वो लाइट वेट बनाना है, ड्यूरेबिलिटी उसकी देखनी है, उसकी एग्जिस्टेंस लाइफ, उसकी शेल्फ लाइफ कितना होगा। तो उसके पीछे जो साइंस है, उसके पीछे जो मैकेनिक्स है वो अप्लाइड साइंसेस के अंदर, अप्लाइड साइंसेस में आ जाता है। अप्लाइड साइंस, इंजीनियरिंग, मेडिकल और भी जितने भी साइंस फील्ड्स हैं ये सब बहुत क्लोजली रिलेटेड हैं। इन सब में काम बहुत आपस में बातचीत के साथ चलता है। तो हम ये नहीं कह सकते कि मान लीजिए इंजीनियरिंग पूरा अलग चल रहा है जी, अप्लाइड साइंस पूरा अलग चल रहा है, प्योर साइंस पूरा अलग चल रहा है। इस पर बहुत आपस में डिस्कशन एंड रिसर्च चलता रहता है, एंड यूजुअली एक लैब में सारे फील्ड से लोग होते हैं। अप्लाइड साइंस में मौजूदा अवसर कितने हैं, कैसे देखते हैं सर? रिसर्च जो है वो ज़्यादा ओरिएंटेड रहेगी, कॉज विद फ्यूचर चैलेंजेस हम लोगों को नई टेक्नोलॉजीज़ डेवलप करने पड़ेंगे। लाइक डिजीज़ेज़ आज की डेट में काफ़ी बढ़ रहे हैं, और जो हमारे मौजूदा ड्रग्स हैं, दवाइयाँ हैं, वो इतनी कारगर नहीं है उनको टैकल करने के लिए। और इसमें एक प्रॉब्लम ये आती है, अगर हम डोसेज बढ़ाएं अपने कन्वेंशनल मेडिसिन्स का तो कहीं ना कहीं साइड इफ़ेक्ट्स के चांसेस बढ़ेंगे। सो विद रिसर्च एंड प्रॉपर डेवलपमेंट हम लोग क्या करते हैं, टारगेटेड ड्रग डिलीवरी पे फोकस करते हैं, एंड दे कैन बी लाइक pH ट्रिगर्ड, RNA ट्रिगर्ड, DNA ट्रिगर्ड, बॉडी स्पेसिफिक, ऑर्गन स्पेसिफिक, टिश्यू स्पेसिफिक हम ड्रग्स जनरेट कर सकते हैं विद ऑल दोज थिंग्स। और मेन चीज़ वही रहेगी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट इज़ द की। हम देखते हैं प्लास्टिक हर जगह है, आप सूटकेस से लेकर थैलियों तक, एवरीथिंग इज़ प्लास्टिक नाउअडेज। एंड द अमाउंट ऑफ प्लास्टिक दैट वी यूज़, उसकी जो रिसाइकलिंग है या मैनेजमेंट है वो उतनी प्रॉपरली नहीं हो पाती है। तो आफ्टर पॉलीमर साइंस वन ऑफ माई करियर एस्पेक्ट वुड बी टू गो इनटू एनवायरमेंटल साइंसेज टू हेल्प द एनवायरनमेंट। अप्लाइड साइंस में
इतना स्कोप है कि आप सोच भी नहीं सकते। अप्लाइड साइंसेस, पॉलीमर हो गया, बायोमेडिकल हो गया, ऑल दी थिंग्स परस्यू करते हैं तो आपके पास दो ऑप्शन बनते हैं करियर प्रॉस्पेक्ट्स के, इधर गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर। सो जब प्राइवेट सेक्टर में तो अप्लाइड साइंस करने के बाद हज़ार अपॉर्चुनिटी है। हज़ार मीन्स आप मैन्युफैक्चरर बन सकते हैं, आप कंपनी खोल सकते हैं, जैसे अभी मोदी जी कह रहे हैं, आप उनको और नए जॉब दे सकते हैं एज अ मैन्युफैक्चरर। प्लस गवर्नमेंट सेक्टर जो नो वन कैन इमेजिन, आई एम इन गवर्नमेंट सेक्टर, आई एम इन पेटेंट ऑफिस, इंडियन पेटेंट ऑफिस, एंड जो है मैं काम कर रही हूँ पॉलीमर बेस्ड ही काम कर रही हूँ, जहाँ मैं वास्ट पॉलीमर से रिलेटेड बहुत सारी इन्वेंशंस आ रही हैं, उन पर हम एनालिसिस करते हैं और पेटेंट ग्रांट करते हैं हमारे ऑफिस में। तो मैं कहूँगी आपका अगर इंटरेस्ट है तो आप में असीमित सुविधा, इसमें बहुत सारी ऑप्शंस बनते हैं। सर अप्लाइड साइंसेस के लिए वन ऑफ द थिंग आई वुड लाइक टू से कि एक करियर जो सबको दिखता है दैट इज़ रिसर्च। और यहाँ पे सबने कोविड का एग्जांपल दिया कि कोविड के बाद रिसर्च बूम कर गया या ये हो गया, बट आई वुड लाइक टू ऐड कि ऐसा नहीं था या पहले रिसर्च नहीं हो रही थी। टिल डेट हमारे पास एड्स की भी कोई दवाई नहीं है। ठीक है, दैट इज़ ऑल्सो अ ग्रोइंग फील्ड। सो in applied sciences chances are very much because research is never ending process. Okay. क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ना कोई क्वेश्चन किसी ना किसी फील्ड से will trigger you and that will lead you to a research. मैं फूड टेक्नोलॉजी की स्टूडेंट हूँ एंड इमर्जिंग स्कोप की अगर बात करें तो आज इंडिया में बहुत फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स प्रोड्यूस होते हैं, बट उनमें से सिर्फ 4 या 6% ही हम प्रोसेस कर पाते हैं, जिसकी वजह से मेजॉरिटी जो हम प्रोड्यूस करते हैं वो वेस्ट चला जाता है। क्योंकि सबको पता है फ्रूट्स वेजिटेबल्स 2 दिन से ज़्यादा टिकेंगे नहीं नॉर्मल कंडीशंस में, जबकि जो भी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं या फिर जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है वो आज के डेट पे 50% से ज़्यादा अपने फूड को, फ्रूट्स वेजिटेबल्स को प्रोसेस कर रही हैं, जिनकी वजह से वो ज़्यादा सस्टेनेबल है उनके फूड प्रोडक्ट्स और ये सब है। फिर एक रीसेंट एग्जांपल मैं फूड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड देना चाहूँगी कि अभी केरला में एक ही हफ्ते पहले शायद एक केस हुआ था जिसकी वजह से एक शवारमा में कुछ माइक्रोब्स पाए गए थे, जिसकी वजह से बहुत हेल्थ लॉस हो गया था वहाँ उस स्टेट में। तो फूड क्वालिटी एश्योरेंस की भी हमारी कंट्री में बहुत ज़रूरत है। बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नॉर्मल डे टू डे हमारी फूड में पाए जाते हैं, जो अगेन क्वालिटी एश्योरेंस की हमारी कंट्री में बहुत ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि हमारे पास सीधा रिसर्च की लाइंस हैं, हम आफ्टर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद हम इंडस्ट्री में जा सकते हैं, इंडस्ट्रियल एरिया में सर। तो इसमें ऐसा है कि सर कोई भी कंपनीज है जैसे पॉलीमर की होती हैं सर, जो प्रोडक्ट बनाती हैं, केमिस्ट्री के जैसे फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के दवाइयाँ बनाते हैं सर, इन कंपनीज़ में हम सर इसके बाद सीधा जा सकते हैं सर, ग्रेजुएशन के बाद, पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद सर। तो अगर सर हमें इंटरेस्ट है सर हमारा रिसर्च लाइन में सर, तो उसके बाद हम आगे PhD कर सकते हैं, रिसर्च में जा सकते हैं सर। उसके लिए सर हमें काफ़ी स्कॉलरशिप मिलती हैं, इंडिया में भी मिलती हैं सर, और अब्रॉड के लिए भी हमारे सर काफ़ी स्कॉलरशिप मिलती हैं सर। इनोवेशन और रिसर्च का बहुत महत्व होता है, यानी कि शोध और नवाचार अप्लाइड साइंस के लिहाज से ये कितना ज़रूरी है और इस पर वर्तमान समय में हमारे देश में किस स्तर पर काम चल रहा है, क्या कहेंगे? लोगों ने RT-PCR कराया, काफ़ी उस टाइम पे, अभी कोरोना के टाइम पे चल रहा था कि CT स्कैन कराने ज़रूरी है सबको। तो एक इंडिया की ही टीम थी, उन्होंने रिसर्च करा, अप्लाइड साइंसेस की ही टीम थी वो, उन्होंने रिसर्च करके बताया कि आप सिर्फ एक्सरे करा के भी, क्योंकि CT स्कैन कराना बॉडी के लिए ज़्यादा हानिकारक रहता है, ठीक है, तो एक्सरे करा के भी हम पता लगा सकते हैं कि किसी को कोरोना है कि नहीं है। उसके मतलब हमें सिर्फ डिफरेंट एंगल से इमेजेस कलेक्ट करनी रहेंगी। तो सर ये भी एक तरह से स्कोप है, इसका मतलब क्या लेवल है इस टाइम पे और आगे क्या स्कोप बढ़ सकता है, इस पे ये ठीक है। आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी, मैं ये कहना चाह रहा था, आपने कहा कि शोध और नवाचार जी जो भी इसका है कितना महत्व है, तो हम लोग अगर फ़िलहाल की कोविड वाली सिचुएशन को भी कंसिडर करते हैं तो नई तरीके के हम लोगों ने टेक्सटाइल्स डेवलप किए इंडिया में जो कि एंटी माइक्रोबियल थे। सब लोगों को पता था कि जो वायरस है वो सरफेस पे कुछ देर तक रहता है, सो रिसर्चर्स ने नैनो टेक्नोलॉजी और प्रोसेसिंग को इंटरकनेक्ट करके ऐसे टेक्सटाइल्स डेवलप किए जहाँ पे हमारा वायरस जो है वो सेल्फ किल हो जाए और लाइक हम लोगों का रुक जाएगा, अपना ट्रांसमिशन जो है, स्प्रेडिंग रेट जो थोड़ा कम हुआ। काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हुई, जो नई तरीके की PPE किट्स जो हम लोगों ने डेवलप करे वो यही सब चीज़ें थी। लाइक हम लोगों के पास नॉलेज था, हमने उसे अप्लाई करके क्या बेटरमेंट ला सकते हैं वो चीज़ देखी। आई वुड लाइक टू ऐड वन मोर थिंग टू दिस। आपने बोला कि नवाचार, रिसर्च बहुत ज़रूरी है, तो सर अप्लाइड साइंस जो कि कम्प्लीटली रिसर्च बेस्ड सब्जेक्ट है सर, अभी फ़िलहाल में हमने देखा है कि अप्लाइड साइंसेस का यूज़ करके साइंटिस्ट ने एक ऐसी ब्रिक डेवलप की है जो कि हम मार्स पर यूज़ कर सकते हैं अपने कम्युनिटी
अपना कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए। जी। तो सर दिस टाइप ऑफ इनोवेशंस आर करंटली गोइंग ऑन। बहुत अच्छा सुझाव दिया जी। So now we are talking about innovation. So I would like to add on जो प्लास्टिक वेस्ट है, इनोवेशन के हम लोग उसकी टाइल्स बना रहे हैं, ब्रिक्स बना रहे हैं, रोड्स बना रहे हैं। देन डिफेंस सेक्टर की अगर हम बहुत बात अच्छा। करें तो डिफेंस सेक्टर में हम लोग उनके आर्म्स एंड इक्विपमेंट्स को लाइट वेट बना रहे हैं। उनकी जो प्रोटेक्शन है उसके लिए हम ग्लास फाइबर्स, कार्बन फाइबर्स, एरामिड्स, ये सब फाइबर्स का यूज़ करके अप्लाइड उसको साइंस को अप्लाई करके उनकी प्रोटेक्शन के लिए हम लोग उनके आर्म्स और जैकेट्स, Okay. उनके यूनिफॉर्म्स हैं, उनके इक्विपमेंट्स हैं, उनको इतना स्टडी और लाइट वेट बना रहे हैं कि वो किसी भी एनवायरनमेंट में, किसी भी क्लाइमेट कंडीशन के अंदर सस्टेनेबल हुए। बहुत बहुत अच्छी बात यहाँ पर बताई। और देखिए ये हमारे देश की आज ज्वलंत समस्याओं में से एक है, बल्कि मैं कहूँगा कि ये वैश्विक समस्या है। सीधा सा सवाल इसी से जुड़ा हुआ, अप्लाइड साइंस के ज़रिए कैसे हम हमारे पर्यावरण को सुरक्षित कर सकते हैं, कैसे बेहतर बना सकते हैं हमारे वातावरण को। सर अभी हमारा रीसेंट इशू ये है कि हमारे फ्यूल्स ख़त्म हो गए हैं। जैसे कोल वगैरह हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए यूज़ करते हैं, कार्स के लिए भी पेट्रोल डीजल वगैरह सब कम हो रखे हैं। तो इसलिए अभी हम जो रीसेंट इनोवेशन हम यूज़ कर रहे हैं वो है इलेक्ट्रिकल बाइक्स यूज़ कर रहे Electric हैं vehicles। और एक सोलर कार्स का हम यूज़ कर रहे हैं। वैसे ही अभी हम नॉन CFC रिलीजिंग हम जो भी इंस्ट्रूमेंट्स है वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस पे अभी इनोवेशन और रिसर्च चल रहा है Okay। क्योंकि वो टोटली सक्सेसफुल नहीं हुए हैं। बट स्टिल हम एक ऑल्टरनेट ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें फॉसिल फ्यूल्स और ठीक ये है। जितने भी पोल्यूटिंग चीज़ें हैं उससे हम रिड्यूस कर पाएँ। सिमिलरली एक और एग्जांपल दूंगा, जैसे हम लोग बायोफ्यूल्स की बात करते हैं और पायरोलिसिस एक टेक्नोलॉजी है जिससे हम लोग अपना प्लास्टिक वेस्ट है उसको कन्वर्ट करके स्मॉलर मॉलिक्यूल्स वापस फ्यूल बनाते हैं। तो ये एक चीज़ है कि जो हमारा वेस्ट था हम उसको कहीं ना कहीं दोबारा रीयूज़ करके वो करते हैं। सेकेंडली अगर हम कार्बन एमिशंस और बाकी सब चीज़ों की बात करें तो नई टेक्नोलॉजीज़ डेवलप हो रही हैं जिसमें हम एटमॉस्फेरिक कार्बन है और जो ओवरऑल कार्बन फुटप्रिंट है उसे रिड्यूस करेंगे और उसको कैप्चर करके रिसेंटली एक वो आया था कि एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड को उन्होंने कैप्चर किया और उससे ब्रिक्स बनाए। When we talk about protection of the environment, there is one immediate environment that is around us. तो आप अगर देखेंगे कि how we all of us apply science in our daily lives. अगर आप बेसिक हाइजीन की बात करेंगे जो लास्ट 2-3 साल में बहुत मतलब उस पर महत्वपूर्णता बढ़ी है उसकी कि using sanitizers, using masks. This protects us and our immediate environment, be that our close relatives and our loved ones. Another field, another field that currently research is going on is in the field of single cell protein, which is basically कि आप microorganisms use करके how do you produce food for a lot of people. तो उसमें बहुत सारे environmental वो आते हैं कि आपको उतना जगह नहीं चाहिए होता है, क्रॉप ख़राब होने के चांसेस उतने ज़्यादा नहीं रहते हैं। तो उसमें उसमें बहुत सारे फ़ायदे हैं, उसमें प्रॉब्लम्स भी बहुत सारे हैं। तो रिसर्च चल रहा है बट दिस इज़ वन ऑफ द वेज वी कैन यूज़ माइक्रोबायोलॉजी और एनी अदर अप्लाइड साइंस टू मूव फॉरवर्ड इन द फ्यूचर। एनवायरनमेंट के लिए आजकल प्लास्टिक वेस्ट काफ़ी सुनने में आता है बट वी ऑफन फॉरगेट कि जो पॉलीमर है वो कितनी इंडस्ट्रीज़ में हमारे लिए कितना नेसेसिटी एक चीज़ बन चुका है। मेडिकल इंडस्ट्री में इसकी यूजेस हैं, रबर इंडस्ट्री में है, फाइबर में है, पैकेजिंग में है। वी ऑफन फॉरगेट कि इसको डिस्पोज करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो कि ये इन टर्न लास्ट में जाके एनवायरनमेंट को इफ़ेक्ट करता है। बट रिसर्च के माध्यम से आगे नई टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है और बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक भी बन रहा है। तो इसी तरीके से अप्लाइड साइंसेस को जो ऑनगोइंग हमारी प्रॉब्लम्स है उनसे टैकल कर रहे हैं हम। As I'm from food tech department, so there is one subject that is food packaging. How we can preserve our environment is by minimal processing of food, minimal packaging of food, so that our environment can be protected. जैसे कि आप देखते हो कि आजकल कोई ऑयल स्पिल्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं तो उसके लिए भी सर एक रिसर्च हो रही है। सूडोमोनास पुटेटा करके एक बैक्टीरिया है, वो मतलब ऑयल स्पिल्स, ऑयल तो इमिसिबल है, वो तो पानी के ऊपर ही रहता है, तो उससे हमारी जो एक्वेटिक लाइफ है उसको बहुत ज़्यादा हार्म होता है। तो उससे बचाने के लिए माइक्रो साइंटिस्ट आजकल माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेवलप कर रहे हैं जो ऑयल को वहीं पर डाइजेस्ट करके वहाँ से हटाते हैं और एक्वेटिक लाइफ हमारी प्रिजर्व हो जाए, पोल्यूशन भी कम हो जाए। करंटली वर्ल्ड में मोस्ट ऑफ द लोग मतलब जैसे अभी स्पेस में अभी सबसे ज़्यादा रिसर्च चल रहा है, जो मतलब हम सैटेलाइट्स जो भी भेजते हैं तो हम अभी उन्हें रिस्टोर या फिर रिसाइकिल कैसे कर सकते हैं। तो अभी सबसे ज़्यादा रिसर्च उस पर हो रहा है कि जो हम बहुत सारे हमने पूरे मतलब स्पेस में हमने सैटेलाइट्स भेजे हैं तो उन्हें हम रिकवर कैसे करें, जो क्योंकि हम कहीं ना कहीं स्पेस में हम वेस्ट ही क्रिएट कर रहे हैं। तो अभी सबसे ज़्यादा रिसर्च काइंड ऑफ उस फील्ड में है अभी। मैडम आपसे हम जानना चाहेंगे कि इनोवेशंस को
पेटेंट कैसे कराया जाए? देखिए ये एक ऐसा विषय है जिसकी जानकारी बहुत सारे लोगों को नहीं होती है। इसे आप कैसे समझा सकते हैं? लास्ट ईयर तक हमारे पेटेंट ऑफिस में, इंडियन पेटेंट ऑफिस में फॉरेन एप्लीकेशन ज़्यादा फाइल होती थी जी। जो फॉरेन एप्लीकेंट फाइल करते थे, जो हमारे इंडिया के लिए बहुत एक सैड, वो हम भी पढ़ते थे तो क्या है, फॉरेन का नहीं है, इंडियन ही है। बट इस साल मोर देन 60% जो है इंडियन इन्वेंटर्स ने फाइल किया है, वो जो हमारे लिए बहुत ग्लैड की बात है, जो हमारे आगे बहुत आगे सेल आउट करके हमारा जॉब भी प्रोवाइड करेगा और आगे इनोवेशन को फर्दर प्रोसेस करेगा। तो राइट नाउ अगर आप ये जानना चाहेंगे कि पेटेंट कैसे फाइल होगा, ये कोई भी आम नागरिक, कोई भी अगर कोई भी किसी भी फील्ड की कोई भी नया इन्वेंशन करता है, किसी भी फील्ड का हो रिलेटेड, तो जस्ट आपको एक फॉर्म रहता है जो कि आपको ipindia.gov.in साइट पे मिल जाएगा। फॉर्म 1 होता है, उसमें आप सारी अपनी डिटेल्स डाल के, उसमें जो भी नेसेसरी इंफॉर्मेशन है जैसे एप्लीकेंट नेम, टाइटल, एड्रेस और डिटेल्स ऑफ एप्लीकेशन, जिसमें एब्स्ट्रैक्ट, कंप्लीट स्पेसिफिकेशन एंड जो क्लेम्स आप जो बेसिकली व्हाट यू वांट टू फाइल, आप किस चीज़ को क्लेम, जो कि मेन इन्वेंशन आपका है वो आप, और उसका एब्स्ट्रैक्ट, ये सारे डिटेल्स आप प्रॉपर लिखित रूप में देके इधर हिंदी में या इंग्लिश में आप फाइल कर सकते हैं। आम जो भी है, गांव से है, वो है, कोई भी नागरिक वो करके फाइल कर सकता है ये। और दूसरी बात है, अगर आप खुद नहीं कर सकते हैं तो इसके लिए पेटेंट एजेंट्स भी आते हैं, वो जस्ट लाइक एडवोकेट्स होते हैं, वो पेटेंट से रिलेटेड एडवोकेट्स होते हैं। वो आपको गाइड करते हैं, आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको बस उनको अपनी ये सारी इन्वेंशन समझाती हैं, वो सारी डिटेल करके वो आपका एप्लीकेशन फाइल करते हैं, फर्दर प्रोसेस करते हैं। ठीक है सर, आपसे समझना चाहेंगे हम कि अप्लाइड साइंस को इस्तेमाल करके एंटरप्रेन्योर कैसे बन सकते हैं? क्या इसमें स्कोप है क्या? या वेरी गुड क्वेश्चन। ऑफ कोर्स ये जो अप्लाइड साइंसेस है ये जॉब ओरिएंटेड तो है, और साथ में आप इसमें एंटरप्रेन्योर भी बन सकते हैं, बिकॉज मैसिव अपॉर्चुनिटीज़ हैं इसके अंदर। जो आप रिसर्च कर रहे हैं उसको आप रिसर्च को अपना फर्दर डेवलपमेंट फेज़ के अंदर अपने आप छोटे से सेटअप से भी आप अपना स्टार्ट कर सकते हैं। तो MSMEs इसके अंदर जो गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस है MSMEs की, तो उसके अंदर आप बैंक से लोन्स लेकर के और छोटा आप सेटअप करके एक छोटी प्लांट और मशीनरी बैंक के थ्रू सहायता से आप अपना सेटअप कर सके, आप अपना बिजनेस आप रन कर सकते हैं। ठीक है। क्या आप में से कोई ये बता सकता है कि विश्व में किस देश ने या दुनिया के किन देशों ने सबसे पहले अप्लाइड साइंस के महत्व को समझा और उसको अपने यहाँ पर ज़्यादा तवज्जो दी, उसका इस्तेमाल को बढ़ावा दिया, उसके अध्ययन पर ज़्यादा जोर दिया? जितने भी डेवलप कंट्रीज़ जैसे अमेरिका हो गए, चाइना हो गए, सो इन लोगों ने सबसे पहले अप्लाइड साइंसेस का मतलब समझा। टॉकिंग अबाउट माय फील्ड BMS, तो हमारे BMS में अगर किसी भी जगह को हमें देखना है तो वी जज बाय द लैब्स, कि वहाँ पे लैब कैसा है, वहाँ पे कैसे इक्विपमेंट्स हैं या कौन कौन सी टेक्निक्स हैं। जैसे इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट फॉर मतलब किसी ले मैन को अगर मुझे समझाना है, जैसे BSL लैब्स होती हैं, दे आर द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड लैब्स, तो वो बेसिकली बहुत कम कंट्रीज़ में है। वन ऑफ सच कंट्रीज़ इज़ चाइना। तो वहाँ पे दे हैव अंडरस्टूड कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट अप्लाइड साइंसेस रियली मैटर्स। हमारे में जो टीचर्स होती है वो भी खुद 3-4 साल की है ना रिसर्च प्रोजेक्ट बनाती है, उसमें बच्चों को पार्टिसिपेट करवाती है। स्पेशली मैं भी 3-4 प्रोजेक्ट्स में इनरोल हूँ, जिसमें कि हम नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में और रिसर्च करते हैं, और इसके अलावा बायोगैस प्लांट्स भी हैं। और जहाँ तक रिसर्च की बात है तो अभी जो गगनयान या है और चंद्रयान है जिस पर भी काम जा रहा है, और उसमें सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के बारे में यूज़ किया जाता है। आपका जो पर्सपेक्टिव, आपका एक शो चलता है, उसमें भी आपने 16 मई को जो आया था, तो उसमें भी आपने सेमीकंडक्टर्स के बारे में, उसकी जो क्या इंपॉर्टेंस है उसके बारे में आपने बताया था। तो हमारा भी जो सब्जेक्ट है इलेक्ट्रॉनिक साइंस, इसमें भी हमें बताया जाता है कि कैसे काम करता है, इसकी क्या क्या एप्लीकेशन है। अगर इन फ्यूचर कोई भी बच्चा ज़्यादा सीरियस है इस सब्जेक्ट को लेकर, तो इसमें वो मास्टर्स भी कर सकता है PhD करके, एंड देन वो इसमें और रिसर्च करे, कोई भी उसको इनोवेशन कुछ भी अपना इनोवेट करना है तो वो उसमें भी अपना भागीदार दे सकता है। और जहाँ तक कोविड की बात है, जैसे कि आप मीडिया लोग हैं, जहाँ पर जैसे कि आपने इतने सारे इक्विपमेंट्स रखे हैं, साउंड डिटेक्टर्स रखे, जहाँ पर मैं अभी वॉइस दे रही हूँ, आज सिग्नल्स कैसे पास होता है। अप्लाइड साइंस में बताया जाता है कि कैसे एक इनपुट सिग्नल जाता है, कौन से सिस्टम हमारे काम करते हैं कि हमारा आउटपुट सिग्नल ऐसे जाता है। इसमें फ्रीक्वेंसी के बेस्ड हमारे जितने भी डिवाइसेज हैं वो कैसे डिज़ाइन किए जाते हैं जिसमें डिज़ायर्ड फ्रीक्वेंसी है ऐसा। और एनवायरनमेंट के बेस है, जिसके यहाँ पर ट्रांसफार्मर है, यहाँ पर जो जहाँ सिग्नल्स जो जाते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल होते हैं, जिसकी वजह से जो बर्ड्स होते हैं उनको प्रॉब्लम होती है, उनकी डेथ रेट ज़्यादा बढ़ गई है।
तो इसके बाद में रिसर्च इलेक्ट्रॉनिक साइंस में ज़्यादा है। किसी भी चीज़ को बेहतर बनाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का रोल बहुत महत्वपूर्ण होता है, ठीक है, आधारभूत संरचना बहुत ज़रूरी होती है। तो हम बात अप्लाइड साइंस की कर रहे हैं, तो आज जो साइंस और टेक्नोलॉजी का जो युग है उसमें हम कैसे डिजिटलाइजेशन का इस्तेमाल और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से अप्लाइड साइंस को कैसे और ज़्यादा मजबूत बना सकते हैं। हम लोग जब लैब में काम कर रहे होते हैं तो बहुत अलग तरीक़ों के इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ होते हैं। सो एवरी इंस्ट्रूमेंट can be used for a specific period of time beyond which it requires repair. ठीक है। And failure to repair it gives us wrong results, it gives us false positives or false negatives. So for that we can use artificial intelligence if it is digitized, if it is properly, if the algorithm has been properly created, then we can predict or we can understand, we can detect when an error is present in the machine and what kind of repair it requires. क्योंकि हर error हमेशा सॉफ्टवेयर में नहीं होती, बहुत बार मैकेनिकल एरर्स भी होते हैं। तो यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटाइजेशन की बहुत स्कोप है। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अप्लाइड साइंस का कनेक्शन क्या है, कैसे समझा सकते हैं? When we talked about the COVID scene or the scenario, every student or the many students from different fields put their inputs, like some from polymer science, from some electronics, some from statistics. So to tackle a single problem, ideas and innovations came from many fields, other than which the main part of COVID is a medical allied field. So when we are studying in biomedical science, we have to use, or in microbiology or any biological science or any other field, we have to use a lot of instruments. So if we can enhance the performance of that instruments with artificial intelligence, it would be very good. जैसे कि हम देखते हैं जो घर बनता है, घर का पहले नक्शा बनता है, तो नक्शा जो 2D में बनता है पहले, तो अब तो 3D में बनने लग गया है। तो जो विजुअलाइजेशन का मेन रोल प्ले करती है डिजिटल, मतलब जो आपका AI है वो एकदम आपको विजुअलाइज कराती है आपका जो बनने वाला घर है या आपका बनने वाला हॉस्टल है, होटल, वो कैसे दिखेगा। तो हम इसको विजुअलाइज कर सकते हैं, जो हमें कुछ ज़्यादा या कुछ हमें कम लग रहा है, या हमें लग रहा है कि हमारा बेड बढ़ेगा, या लग रहा है हमें छोटा कुछ करना है या कुछ बढ़ाना है, तो उससे हम विजुअलाइज कर सकते हैं और अपने आप को हम मैनेज कर सकते हैं। जैसे अभी मैं IIT में हूँ, वहाँ पे हम लोग एक चीज़ कहते हैं कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री। जी। एक्चुअली होता क्या है, कई एक्सपेरिमेंट्स हमारे ऐसे होते हैं हम लोग उन्हें फिजिबली कंडक्ट नहीं कर सकते, बिकॉज केमिकल्स महंगे होते हैं, मशीनरी में टाइम लगता है। सो सुपर कंप्यूटर्स की हेल्प से हम लोग एक एक्सेस लेते हैं और उसी एक्सपेरिमेंट को हम लोग विजुअल मतलब एक आर्टिफिशियली रन करते हैं डिजिटल फॉर्म में, कि क्या क्या आउटपुट्स मिल सकते हैं हमें। तो हम लोग कई सारे एक्सपेरिमेंट्स रन कर सकते हैं, उसके अंदर हम एक सेट निकाल सकते हैं कि हम इसको अगर फिजिकली करेंगे तो ये फिजिबल होगा कि नहीं होगा। इस वजह से हमारा डिजिटलाइजेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम अप्लाइड साइंस में यूज़ कर सकते हैं। तो इन सभी स्टूडेंट्स के विचारों को सुनने के बाद हमने ये समझा कि अप्लाइड साइंस देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, साथ ही साथ देश के उद्यमिता और रोजगार को बढ़ावा देने में भी अप्लाइड साइंस की भूमिका महत्वपूर्ण है। इन युवाओं के जो विचार हैं वो सकारात्मक हैं और ऊर्जा से भरे हुए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इनके विचारों को पंख मिलें और धरातल पर उनका सही क्रियान्वयन हो सके, जिससे कि हम सब मिलकर एक मजबूत भारत का निर्माण कर सकें। इसी के साथ न्यू इंडिया डिबेट की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप सभी दर्शकों का भी धन्यवाद न्यू इंडिया डिबेट देखने के लिए। लेकिन जाने से पहले एक अपील, आप सभी सनसेट टीवी के इस खास कार्यक्रम न्यू इंडिया डिबेट को सनसेट टीवी के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। आप हमें सब्सक्राइब कीजिए और सनसेट टीवी के जो न्यू इंडिया डिबेट के जो पुराने प्रोग्राम से, पुराने एपिसोड से, उनको भी आप हमारे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। इसी के साथ मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।